वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों का जो सेशन चल रहा था रिवीजन क्लासेस एनसीईआरटी 6 to 12, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने हीट चैप्टर के बारे में लास्ट सेशन में कवर किया था। और उसी का कुछ पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में आता है उसको हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या है। तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम फिजिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स रिलेटिंग हीट एंड वर्क एंड एसोसिएटेड चेंज इन द प्रॉपर्टीज, यानी कि हम इसमें फिजिक्स से रिलेटेड बात करते हैं और जो इससे रिलेटेड चेंज होते हैं हीट और वर्क के बीच में और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। देखिए, इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रोस्कोपिक मीन्स है कि हम बहुत ही बड़े वेरिएबल्स पे या कुछ ही वेरिएबल्स की बात करते हैं इसमें। तो द स्टेट ऑफ गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन ऑफ गैसेस। तो केवल हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स, उनकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, वर्क और हीट। वर्क एंड हीट आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर। एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता है, विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने लास्ट सेशन में देखा था। और हमें पता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारा हीट ट्रांसफर होता है। वाइल वर्क जो है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हमारा वर्क है वो किस पे? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो हम आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हॉट बॉडी से जैसे ही कांटेक्ट में आती है कोल्ड बॉडी के, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है? ये जब कब तक होती है? जब तक वहाँ पर जो उनका टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। तो इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। व्हेन अ पर्सन स्टीर्स कोल्ड वाटर टेकन इन अ वेसल्स, देन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द पर्सन इनटू द वाटर एंड वाटर बिकम्स स्लाइटली हॉट। कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये एनर्जी कब तक ट्रांसफर होता है? तो एक कंडीशन आता है इक्विलिब्रियम, यानी कि जब तक आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा तब तक ये एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा। तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर। सपोज कि जैसे कि दो बॉडी हैं, एक का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक का 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हीट कब तक स्टार्ट होगी? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस सेम ना हो जाए, या 5.5 5.5 ना हो जाए। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड कुछ लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ वेरी सिंपल है, जिसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये किसके थ्रू दिया गया था? आर एच फॉलर के थ्रू दिया था इन 1931 में। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं इस जगह पे, कि अगर जैसे सपोज कोई ए बॉडी है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और कोई बी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और एक सी बॉडी है। तो अगर हमको बताया जाता है कि एक ए बॉडी है जिसका टेम्परेचर सी के इक्वल है, और दूसरी बी जो बॉडी है उसका भी टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो आपको पता हो जाएगा कि ये जो ए और बी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो ये किस पर बेस्ड है? ये टेम्परेचर पर बेस्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। क्लियर है? फिर हमारा एक टर्म आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी possessed बाय द सिस्टम ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो कुछ बॉडी में इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसके बिहाफ पर हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि अगर हमें किसी बॉडी को
हमें सपोज़ कि वाटर को बॉयल करना है, तो अगर वाटर को बॉयल करना है तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होगा। सपोज़ कि आपने जो पानी लिया है वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह लिया है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम रहेगी। अगर आपने जो पानी लिया है जिसका ऑलरेडी 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा या इंटरनल एनर्जी होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इसी जो एनर्जी जो आपके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें द मोशन इंक्लूड ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा या वाइब्रेशनल मोशन होगा, तो इस तरीके के मोशन को जो कंसीडर करते हैं एनर्जी, कौन सी एनर्जी कंसीडर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा जीरोथ लॉ क्लियर हो गया, इंटरनल एनर्जी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आ आइसोलेटेड सिस्टम, बट यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं ये किसके इक्वल होता है? इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के और चेंज इन वर्क के। सपोज कि आपने किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई की 10 जूल, तो वो 10 जूल जो होगी उसमें 2 जूल सपोज़ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में हो जाएगा और बाकी जो 8 जूल होगा वो वर्क करने में लग जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। तो देख सकते हैं कि इट इज़ अ गिवन टू अ सिस्टम यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क एंड इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो यहीं पे हम कंजर्वेशन की बात करते हैं कि जो आपने टोटल हीट सप्लाई की थी वो टोटल इंटरनल एनर्जी और टोटल वर्क के बराबर है। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। तो यहाँ पे Q क्या है? आपको पता ही है, हीट सप्लाई है। और W क्या है? वर्क डन इन द सिस्टम। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? चलिए, थर्मोडायनामिक व्हेन अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज और द स्टेट वेरिएबल चेंज विद टाइम, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो क्या होता है कि जब आपका स्टेट ऑफ अ सिस्टम या चेंज और द स्टेट वेरिएबल्स चेंज विद टाइम, तो जब भी आपका स्टेट जो होगी किसी भी सिस्टम की वो चेंज होती है या उसके वेरिएबल्स चेंज होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होते हैं किस तरीके से क्या फॉलो करते हैं। तो पहला होता है साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो व्हेन अ सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का प्रोसेस का मतलब समझ लीजिए आप कि वो होने के बाद वो सेम पॉइंट पे आ जाए। जैसे यहाँ पर 1 था, फिर ये आपने यहाँ तक गए 2 पे, तो यहाँ से आपने पहले पानी को आइस में कन्वर्ट किया, फिर आइस से फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये साइक्लिंग प्रोसेस है। यानी कि आपका इनिशियल पहले पानी था, उसके बाद फिर वो पानी में ही कन्वर्ट हो गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट वर्क डन। यानी आप जितनी हीट देंगे वो वर्क डन के ही इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी उसमें कुछ भी नहीं चेंज होगी। आइसोथर्मल, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, आइसो रहे। आइसो का मीन्स होता है सेम, तो आइसोथर्मल प्रोसेस सेम टेम्परेचर। तो व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोस थ्रू अ प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि सेम रहे, चेंज ना हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे? एग्जांपल की बात करें तो बॉइलिंग प्रोसेस इज एन ऑल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि बॉइलिंग जब करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 100 डिग्री ही सेल्सियस टेम्परेचर होता है और जैसे भी जितना भी आप हीट देते जाएंगे वो सारा वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस अंडर द कंडीशन दैट नो हीट कम इनटू और गोज आउट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो चेंज इन हीट जो होगी वो आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है कि सडन बस्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ अ बाईसाइकिल टायर एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर एंड अदर गैसेस। तो यहाँ पे हीट नहीं निकल पाती जिसकी वजह से वो बस्टिंग होती है, तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी चेंज होती है वो जीरो होती है। आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जो कांस्टेंट प्रेशर, बाहर आपको पता है आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, तो बैरिक से याद रखेंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक, कोरिक यानी कि क्यूब जो होता है वो आपका वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि आइसोकोरिक का मीन्स कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्लियर है? ठीक है? तो अगर हम बात करें
तो जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, हीटिंग ऑफ अ वाटर इन अ बॉयलर ऑफ अ स्टीम इंजन, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीम, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके। अगर हम आइसोक्लोरिक प्रोसेस की बात करें तो क्या होगा, द हीट एब्जॉर्ब बाय द आइडियल गैस इंटायरली यूज इन द वर्क डन बाय द गैस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो कंडीशंस हैं, सिस्टम और सराउंडिंग है, वो एग्जैक्टली अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए विदाउट एनी चेंज। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। एग्जांपल की बात करें तो ऑल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं इफ दे आर परफॉर्म वेरी स्लोली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है कि क्या सारे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन की, अगर उनको बहुत ही स्लो परफॉर्म किया जाएगा तो ही वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, इट मेल्ट्स। इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव फ्रॉम इट, द वाटर फॉर्म्ड इन द डायरेक्ट प्रोसेस विल बी कन्वर्टेड टू आइस। आइस और वाटर के केस में अप्रोक्सीमेटली ये सेम हो जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड एक्सट्रीमली स्लो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो बहुत ही धीरे धीरे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, तो उसको भी हम कह सकते हैं। व्हेन अ परफेक्टली इलास्टिक बॉल elastic balls from some height on a perfectly elastic horizontal plane, the ball rises to the initial height। तो अगर परफेक्टली की बात करें तो परफेक्ट तो कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बस जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। वेरी स्लो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इसको भी हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में। एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं है उसी को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो कि जो लाइफ में आपके जनरली जितने भी प्रोसेस देखने को मिलते हैं वो सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ अ वायर आर ऑल्सो इरिवर्सिबल। तो एग्जांपल्स की बात करें तो व्हेन अ स्टील बॉल इज अलाउड टू फॉल ऑन एन इन इलास्टिक लीड शेड, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी जिसकी वजह से हीट एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हो जाएगी। तो हीट एनर्जी रेज द टेम्परेचर ऑफ अ लेड शीट, तो इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सडन and fast stretching of a spring may produce vibration in it, now a part of the energy is dissipated। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी फास्टली होगा तो उसकी कुछ एनर्जी इधर उधर भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो यूज़ में नहीं आ पाएगी, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। ऐसे ही सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने देखा था कि स्लो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस में आ रहा था, रिवर्सिबल में, तो सडन किस में आएगा, इरिवर्सिबल में। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रजिस्टर, ये भी क्या है आपका इरिवर्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो रिवर्सिबल, क्योंकि उसकी वजह से आपको भी तो हीट पता चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट आपके हाथों में जा रहा है, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल। और जूल थॉमसन इफेक्ट की बात हम कर चुके हैं कि ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका। चलिए आगे की बात करते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जो क्या करती है, मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा इंजन या एक ऐसी डिवाइस जो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, बार बार आपके हीट को वर्क में कन्वर्ट करता रहता है। जैसे हीट पंप की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो पहला सोर्स ऑफ हीट, यानी कि एक रिजर्वायर होता है जिसमें हाई टेम्परेचर या हाई थर्मल कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, या इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। जैसे सपोज की हम बात करें तो एक सोर्स है ये, और तो सोर्स का क्या है, जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है किससे, इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी के इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक वर्किंग सब्सटेंस हम लिक्विड कोई भी यूज़ करते हैं, एक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो जो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यह मैकेनिकल प्रोसेस को कन्वर्ट करेगा। फिर सिंक की बात करेंगे तो आर रिजर्वायर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। तो ऐसे लो रिजर्वायर एक रखेंगे जिसको हम सिंक कहते हैं, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ये क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और ये जो वर्किंग सब्सटेंस होगा ये आपको कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ एसेंशियल पार्ट्स थे। अब हम बात करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसमें दो आपके स्टेटमेंट दिए जाते हैं, टू स्टेटमेंट्स ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासेस पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ परफेक्ट हीट इंजन एंड परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो उन्होंने ये पॉसिबिलिटीज बताई कि जो परफेक्ट हीट इंजन है और परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शन है या कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो देख सकते हैं। तो केल्विन प्लैंक ने क्या बताया हमको
कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result in the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of the heat into work। तो कोई भी ऐसा जो इंजन नहीं है या ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो पूरी तरीके से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ये किसने बताया हमें? कैल्विन प्लांक ने बताया, और यही एक स्टेटमेंट किसका है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है। फिर क्लासियस जो थे उन्होंने अपने बारे में भी बताया, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आपका ट्रांसफर हो। तो ध्यान रहेगा, कैल्विन प्लांक ने क्या बताया कि कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है या डिवाइस नहीं है जो आपकी हीट को प्रॉपरली वर्क में कन्वर्ट कर दे। सेम क्लासियस ने क्या बताया कि कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर लें। फिर हमारा आता है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन इन्होंने एक साइकिल दिया। आइडियल हीट इंजन इन्होंने खाली प्रपोज किया था, जिस साडी कार्नोट ने 1824 में। द रिवर्सिबल इंजन विच इज ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक इज नोन एज कार्नोट हीट इंजन। तो डिजाइन इंजन इज अ थ्योरेटिकल इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ अ प्रैक्टिकल इंजन। तो एक थ्योरेटिकल था जो कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी जब कोई डिफेक्ट नहीं होगा? तो 100% हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंक में कितना टेम्परेचर आएगा? 0, क्योंकि अगर आपको पता है एफिशिएंसी 100% है, मींस कि फुल्ली वो हीट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? वर्क में। तो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं या हीट पंप की बात करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। अ रेफ्रिजरेटर और अ हीट पंप इज बेसिकली अ हीट इंजन विच रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन। इन दिस द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम अ सिंक एट लोअर टेम्परेचर। क्लियर है? इसमें क्या करता है कि एक एक्सटर्नल वर्क के थ्रू वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? लोअर टेम्परेचर से हीट को ट्रांसफर करके आपके उसमें देता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ अ मैटर। अगर मॉलिक्यूलर, तो आपको पता है कि सभी जो मैटर हैं वो एटम्स से मिलकर बने हैं, चाहे सॉलिड हो। तो सॉलिड में भी क्या होता है, उनके बीच में कुछ स्पेस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ रिजिडली फिक्स्ड और स्पेस होता है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है ना, जो कि क्या होता है? बहुत ही स्मॉल। हैंस दे कांट मूव while in liquids the atoms are not as rigidly fixed as in solid and can move around। तो जो ये स्पेस होता है, ये इसी एवरेज स्पेस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसी एवरेज स्पेस को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। तो ये जो एवरेज स्पेस होता है जिसमें आपके एटम्स या मॉलिक्यूल स्लाइटली मूवमेंट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की। तो गैसेस डू नॉट पोजेस एनी डेफिनेट वॉल्यूम और शेप, दे टोटली फिल ऑल द स्पेस एक्सेसिबल टू देम। आपको पता है उनका कि गैसेस का डेफिनेटली वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, इसीलिए क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेजल्स इन विच दे आर केप्ट एंड इन सराउंडिंग। तो ये गैसेस क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेजल पे। गैसेस हैव नो शेप, नो साइज, ऑलवेज टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर। गैस एक्सपेंड्स इनडेफिनेटली एंड यूनिफॉर्मली टू फिल द अवेलेबल स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिफॉर्मली फिल करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके ज़्यादा हो जाएगा या कहीं पे जाके कम हो जाएगा। फिर हमारे कुछ गैसियस लॉज हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा ब्रीफली नहीं बता रहा हूँ या डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहा हूँ। हम लोग इसको रिवीजन पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, और इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट रहेगा आप हमको कमेंट में बताइए, तो हम उसका एक आपको डिस्क्रिप्टिव जो सॉल्यूशन होगा प्रोवाइड करेंगे। तो बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में देखिए क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है। ठीक है, क्या होता है? तो P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ में क्या होता है? PB। ठीक है, बॉयल्स में B आ रहा है, बॉयल्स PB, तो P को याद रखिए। फिर चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो इसमें V प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपका? V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गेलुसिक लॉ की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है? आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर आता है डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाई इंडिविजुअल गैसेज इन द मिक्सचर। यानी कि अगर कई सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो उसमें इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर होगा वो सम के इक्वल होगा, ये उन्होंने बताया। बिहेवियर अगर ऑफ गैस की बात करें तो स्टडी ऑफ गैस शोज दैट द वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। तो अभी तभी आपको पता होगा कि एक रिलेशन पड़ा था PV इज इक्वल टू NRT।
तो इसमें एक दूसरे से ये रिलेटेड रहते हैं, इफेक्ट भी डालते हैं। तो हम देखिए वहीं आ गए यहाँ पे। तो परफेक्ट और आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है क्या होती है, पीवी इक्वल टू आर टी होता है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस की प्रॉपर्टीज है वो काइनेटिक थ्योरी के ही बिहाफ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी गैस इज मेड अप ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। All the molecules of a pure gas are identical. The molecules are at large distance apart from each other. तो आपको पता है मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के आइडेंटिकल रहते हैं, बहुत एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इनके बीच में स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। इस स्पेस में क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं वो रैपिडली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। एजम्पशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.27 इंटू 10⁻23। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो उनके मोशन जो होता है वो रैंडम करते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यू मूवमेंट होता रहेगा जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। तो द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन between the molecules at ordinary pressure and temperature. The average distance between molecules is about 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस होती है एवरेज, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। चलिए, तो देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो कोलिजन को छोड़ के उनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्फ और बिटवीन मॉलिक्यूल्स वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल। तो टाइम पीरियड जो होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको हम नेग्लेजिबल मानते हैं, यानी कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस होता है। तो द डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। तो ये क्या होता है, आपका डेंसिटी जो क्या होता है वो पूरा यूनिफॉर्म रहता है पूरी गैस में। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की क्या होती है, 3/2 kT। 3/2 kT। टी क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और के क्या होता है यहाँ पर देखिए, के क्या है आपका वोल्ट्समैन कांस्टेंट होता है। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस की बात करें तो P इज इक्वल टू 1/3 m/v और v स्क्वायर। तो इसी को अगर हम एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 E। v स्क्वायर क्या है, ये अभी मैंने बताया था, मीन ऑफ अ स्क्वायर स्पीड। ठीक है, मीन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ स्पीड। m क्या है, मास है, v क्या है, वॉल्यूम है, और E अभी हमने देखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम बात करें कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो 2/3 है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3/2 ऑफ kT के। रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होती है, VRMS इक्वल टू होता है 3 RTM। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में ही इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये टारगेट किया है कि इसको नवंबर में कंप्लीट करना है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं। जो भी टॉपिक डाउट रहेगा आप कमेंट में दीजिएगा, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सपोर्ट करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले और मैं इसको कंटिन्यू करूँ। क्योंकि जो बच्चे हैं जो जो जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है पढ़ने की, जो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इसको फ्री एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए और उन बच्चों को भी सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर।